नमस्ते और फिर से स्वागत है द मूवी स्टोरी में। इस एपिसोड में हम 2015 की क्राइम ड्रामा फिल्म लविंग पाब्लो की कहानी में गोता लगा रहे हैं। एक चेतावनी, यह रीकैप स्पॉयलर्स से भरा हुआ है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। फिल्म की शुरुआत एक नोट के साथ होती है कि कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, हालांकि इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। हमारी कथावाचक हैं मशहूर पत्रकार और टीवी होस्ट वर्जीनिया वेलेजो। यह 1973 है और वह एक हवाई जहाज में अपने देश से भाग रही हैं। यह सब एक पुरुष की वजह से। उनके साथ हैं डीए एजेंट शेपर्ड। अमेरिका पहुंचने पर वर्जीनिया को एक होटल में ले जाया जाता है। उनके कमरे में शेपर्ड उन्हें बताते हैं कि उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक बैठक है जिसमें आवश्यक प्रोटोकॉल पर चर्चा होगी। एक अन्य एजेंट जोर देकर कहता है कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें कमरे से बाहर निकलने या किसी से संपर्क करने की मनाही है। वर्जीनिया सिरदर्द की शिकायत करती हैं और एस्पिरिन मांगती हैं, लेकिन शेपर्ड बताते हैं कि होटल इसे प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि इसे ड्रग माना जाता है। इस विडंबना पर वर्जीनिया हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि पाब्लो को यह मजेदार लगता, ठीक उससे पहले जब वह सभी को मार डालता। यह उनकी स्थिति की शुरुआत को दर्शाने वाले फ्लैशबैक की शुरुआत को ट्रिगर करता है। कहानी 1981 के कोलंबिया में वापस चली जाती है। हम सबसे पहले पाब्लो एस्कोबार को अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ एक खेत में साइकिल चलाते हुए देखते हैं। एक व्यक्ति नियंत्रण खो देता है और एक घोड़े से टकरा जाता है, जिससे जानवर घायल हो जाता है। जब समूह घायल जानवर के आसपास इकट्ठा होता है, वे अपनी बंदूकें निकालते हैं और उसे गोली मारकर उसकी पीड़ा समाप्त करने का फैसला करते हैं। इसके तुरंत बाद वे पाब्लो के शानदार हवेली में वापस आते हैं। वह अपनी पत्नी विक्टोरिया के साथ एक आगामी पार्टी के बारे में चर्चा कर रहा है जिसमें प्रभावशाली मेहमान शामिल होंगे। विक्टोरिया की नज़र अपने बेटे पर, जो पूल में है, और पास बैठे एक व्यक्ति पर टिकी रहती है। वह पाब्लो से अपनी चिंता व्यक्त करती है, यह जोर देकर कि उसे अपने व्यवसाय को पारिवारिक जीवन से अलग रखना चाहिए। जवाब में पाब्लो बाहर जाता है। वह अपने बेटे का ध्यान भटकाने के लिए पूल में एक सिक्का उछालता है, फिर उस अन्य व्यक्ति से बात करता है। उस व्यक्ति को 2 दर्जन एजेंटों की हत्या से जोड़ने वाली फाइलों को नष्ट करने का काम सौंपा जाता है। उसे किसी भी जरूरी व्यक्ति को खत्म करने की अनुमति दी जाती है और उसे खर्चों और हथियारों के लिए पर्याप्त धन दिया जाता है। कुछ घंटों बाद एक युवा वर्जीनिया पाब्लो के एस्टेट पर हवाई जहाज से पहुंचती है। हालांकि वह और उनके साथी पाब्लो के बारे में, जो नए अमीरों में से एक प्रमुख व्यक्ति हैं, सुन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी उससे मुलाकात नहीं की। सशस्त्र लोगों को देखकर वर्जीनिया घबरा जाती है, डरते हुए कि उनका अपहरण हो रहा है। उतरने के बाद पाब्लो स्पष्ट करता है कि यह संपत्ति एक चिड़ियाघर है और बंदूकें जानवरों के लिए हैं। उसे नौकर समझकर वर्जीनिया उससे शिकायत करती है। वे मुख्य घर के लिए जीप में सवार होते हैं और रास्ते में पाब्लो विभिन्न जानवरों की ओर इशारा करता है। उसी शाम पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही होती है। वर्जीनिया को यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह जिस व्यक्ति से पहले मिली थी, वह वास्तव में पाब्लो एस्कोबार है। वह उसके पृष्ठभूमि के बारे में फैली अफवाहों का जिक्र करती है, लेकिन पाब्लो इस विषय को टाल देता है। वह दावा करता है कि पार्टी उसकी फाउंडेशन की स्थापना का जश्न मनाने के लिए है, जो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए समर्पित है। जब वह उसके धन के स्रोत के बारे में पूछती है, तो वह सवाल को टाल देता है। उस समय उसे नहीं पता था कि असली उत्सव मेडेलिन कार्टेल की स्थापना के लिए था। कुछ दिनों बाद पाब्लो वर्जीनिया को झुग्गी झोपड़ियों में ले जाता है ताकि वह उसके द्वारा वित्त पोषित आवास परियोजनाओं को देख सके। वह देखती है कि समुदाय में कई बच्चे उनके सम्मान में पाब्लो नाम रखे गए हैं। वर्जीनिया पाब्लो को अपने शो में लाती है और कोलंबिया के भविष्य के लिए उनके जोशीले भाषण के बाद वह तय करती है कि उसे उनके धन के स्रोत की परवाह नहीं है, बल्कि यह कि वह इसे कैसे खर्च करता है। कुछ समय बाद दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वर्जीनिया बताती है कि वह शादीशुदा है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि उसका पति उसे तलाक देने से इनकार करता है। पाब्लो, जो शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध रखना पसंद नहीं करता, उसे कहता है कि वह इसे संभाल लेगा। इसके बाद फिल्म में वर्जीनिया के पति को उनके कार्यस्थल पर पाब्लो के गुंडों द्वारा डराए जाते हुए दिखाया जाता है। हम फिर वर्जीनिया को उनके शो पर देखते हैं, जहां उन्हें खबर मिलती है कि उनके पति ने आखिरकार तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अपनी नई आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पाब्लो वर्जीनिया को एक निजी द्वीप पर ले जाता है। वे एक अंतरंग पल साझा करते हैं, फिर ड्रग तस्करों के एक सम्मेलन में शामिल होते हैं। वर्जीनिया को ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि पाब्लो उसे अपने सभी सहयोगियों से मिलवाता है, फिर भी वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है।
उस रात तस्कर संयुक्त राज्य में अपने नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए क्षेत्र बांट लेते हैं। 1 साल बाद हम ड्रग तस्करी ऑपरेशन को कार्यरत देखते हैं। एक हाईवे पर एक ट्रक अचानक ट्रैफिक को रोकने के लिए मुड़ता है। इसके ड्राइवर विरोध करने वाले मोटर चालकों पर बंदूक तानते हैं। सड़क साफ होने पर एक छोटा विमान उतरता है और अपना अवैध माल उतारता है। कई लोग अपनी गाड़ियों से निकलकर पैकेज इकट्ठा करते हैं। जैसा कि वर्जीनिया की वॉइस ओवर बताती है कि 1 किलोग्राम को उसकी कीमत दोगुनी करने के लिए पतला किया जाएगा। जैसे जैसे ड्रग्स देश में फैलते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन इस मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। शेपर्ड व्हाइट हाउस में प्रसारण के दौरान मौजूद हैं। उन्हें एक अमेरिकी और एक कोलंबियाई अधिकारी द्वारा संपर्क किया जाता है, जो बताते हैं कि चूंकि अधिकांश ड्रग्स कोलंबिया से आते हैं, वे प्रत्यर्पण संधि को फिर से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। इससे कोलंबिया तस्करों को पकड़ सकेगा, जबकि संयुक्त राज्य उन्हें अभियोजित करेगा, जिससे कोलंबियाई जजों को दरकिनार किया जा सकेगा, जिन्हें आसानी से रिश्वत दी जा सकती है या धमकाया जा सकता है। शेपर्ड इस ऑपरेशन की देखरेख करने के लिए सहमत होते हैं। इस विकास के बारे में पता चलने पर पाब्लो और उनके सहयोगी इसके निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ये संधि एक महत्वपूर्ण खतरा है, और हालांकि वे वकीलों को इसे लड़ने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, पाब्लो का मानना है कि लड़ाई को राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से लड़ना होगा। उनके साझेदार राजनीति में प्रवेश करने से हिचकते हैं, लेकिन पाब्लो तर्क देता है कि कांग्रेस में सीट हासिल करने से सम्मान मिलता है। वह नोट करता है कि राजनीतिक अभियान महंगे हैं, जो उन्हें मेहनतकश वर्ग के लिए दुर्गम बनाते हैं, लेकिन उनके जैसे लोगों के लिए उपयुक्त हैं। कार्टेल सभी पार्टियों के राजनेताओं को धन देना शुरू करता है, जिससे चुनाव के परिणाम की परवाह किए बिना उनकी जीत सुनिश्चित होती है। उनके विमान दिन में राजनीतिक उम्मीदवारों को ले जाते हैं और रात में अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करते हैं। कुछ महीनों बाद विक्टोरिया पाब्लो से टकराती है, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत दूर जा रहा है। वह शायद ही अपने परिवार से मिलता है और पहले से ही अपार धन रखता है। वह सवाल करती है कि वह और क्या चाह सकता है। वह जवाब देता है कि वह सम्मान चाहता है और अपने बेटे को गर्व महसूस करवाना चाहता है। निराश होकर विक्टोरिया अपने कमरे में चली जाती है। पाब्लो उसका पीछा करता है, पूछता है कि क्या वह फर्स्ट लेडी बनना नहीं चाहेगी। वह जवाब देती है कि वह उसकी इकलौती लेडी बनना चाहेगी और मांग करती है कि वह वर्जीनिया के साथ अपने संबंध को खत्म करे। वह सहमत होता है कि यह खत्म हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से वर्जीनिया के साथ बिस्तर में होता है। पाब्लो वर्जीनिया की सहायता से अपने राजनीतिक अभियान को जारी रखता है। अपने भाषणों से बड़ी संख्या में अनुयायी इकट्ठा करता है। चुनाव की रात सभी परिणाम देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो पाब्लो की मेडेलिन के प्रतिनिधि के रूप में जीत की पुष्टि करते हैं। जुलाई 1982 में पाब्लो पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भाग लेता है। हालांकि उसकी तस्करी गतिविधियां उसे प्रवेश से नहीं रोकती, उसे टाई न पहनने के कारण रोका जाता है। उत्साही पत्रकार उसे एक टाई उधार देते हैं। फिर दृश्य कट करता है जहां पाब्लो वर्जीनिया के हैंडबैग को नकदी से भर रहा है। वह शुरू में मानती है कि वह चाहता है कि वह इसे तस्करी करे, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि यह उसके लिए खर्च करने का उपहार है। समय 1983 तक आगे बढ़ता है। वर्जीनिया लग्जरी आवास, बढ़िया गहने और डिजाइनर कपड़ों में लिप्त रही है। इस बीच पाब्लो अपने बेटे को कोकेन तैयार करने और काटने की प्रक्रिया सिखा रहा है, साथ ही उसे चेतावनी दे रहा है कि वह इसे कभी इस्तेमाल न करे। वापस वर्जीनिया के पास वह अपने होटल पहुंच रही है जब शेपर्ड उससे मिलने आता है और उसे ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता है। वह पाब्लो के धन के स्रोत के बारे में सवाल करता है, लेकिन वर्जीनिया जवाब देती है कि डीए को कोलंबियाई राजनीति पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। शेपर्ड अपने देश की ड्रग्स की आमद को लेकर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन वर्जीनिया इसे बहाना बताकर खारिज कर देती है। वह तर्क देती है कि उनकी असली चिंता धन का बहिर्वाह है। यही कारण है कि वे इतालवी माफिया को बर्दाश्त करते हैं, जो अपने मुनाफे को अमेरिका के भीतर रखते हैं। शेपर्ड फिर पूछता है कि जब उसने उनकी मुलाकात का जिक्र किया तो पाब्लो की क्या प्रतिक्रिया थी। वर्जीनिया जवाब देती है कि पाब्लो ने उसे कहा था कि वह सुनिश्चित करे कि अमेरिका बिल का भुगतान करे। कुछ महीनों बाद वर्जीनिया मेडेलिन हवाई अड्डे पर उतरती है, लेकिन पाब्लो वहां नहीं है। उसे बोगोटा में कांग्रेस के एक विशेष सत्र के लिए बुलाया गया है, जहां उसकी सीट रद्द करने का प्रस्ताव है। कांग्रेस में एक मंत्री पाब्लो की उपस्थिति को उनकी अवैध गतिविधियों के कारण अपमानजनक बताता है। पाब्लो जवाब में मंत्री को अपने दावों के लिए सबूत पेश करने और अपने स्वयं के अभियान के लिए धन के स्रोत का खुलासा करने की चुनौती देता है। वह राष्ट्रपति से कहता है कि वह साबित कर सकता है कि कई मंत्रियों ने गंदा पैसा स्वीकार किया है, लेकिन मंत्री फिर से बोलने का मौका पाकर पूरे सभा के सामने उसका मजाक उड़ाता है।
उसी रात विक्टोरिया पाब्लो से स्थिति बिगड़ने से पहले इस्तीफा देने की विनती करती है, यह खुलासा करते हुए कि वह गर्भवती है। वह उससे वादा करवाती है कि उनके नए बच्चे को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उनकी बातचीत एक जरूरी कॉल से बाधित होती है। पाब्लो का आपराधिक अतीत अखबारों की सुर्खियों में आ गया है। वह हर अखबार को जनता तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए 500 पेसोस की पेशकश करता है। हम पुरुषों को डिलीवरी ट्रकों का पीछा करते और सभी अखबारों को छीनते हुए देखते हैं। वर्जीनिया की नरेशन विवरण भरती है। कहानी मंत्री के आरोपों को सही ठहराती है और पाब्लो को उसकी युवावस्था में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या से जोड़ती है। वह व्यक्ति जिसे उस सबूत को मिटाने का काम सौंपा गया था, उसे उसकी विफलता के लिए यातना दी जाती है और मार दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कार्टेल मंत्री के भाग्य का फैसला करने के लिए मिलता है। पाब्लो उसकी हत्या का प्रस्ताव रखता है, जिसमें हर सदस्य वित्तीय योगदान देता है ताकि सामूहिक अपराध सुनिश्चित हो। हालांकि कुछ सहयोगी हिचकते हैं, वह उन्हें समझाता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन रात के खाने पर पाब्लो वर्जीनिया को एक डिब्बा देता है, यह कहते हुए कि यह आने वाले बदलाव का जश्न मनाने के लिए एक उपहार है और उसे इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जब वर्जीनिया इसे खोलती है तो उसे एक बंदूक देखकर डर लगता है। वह उसे बताता है कि चीजें बहुत खतरनाक होने वाली हैं और उसे समझाने के लिए वह विस्तार से बताता है कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसके साथ बलात्कार और यातना होगी। वह बताता है कि बंदूक उसे 2 विकल्प देती है, हमलावरों के खिलाफ अपनी रक्षा करना या उनके पहुंचने से पहले अपनी जान ले लेना। यह वर्जीनिया को गहरा आघात पहुंचाता है, जो आंसुओं में टूट पड़ती है और पाब्लो से उसे घर ले जाने के लिए कहती है। फिर फिल्म में पाब्लो को सिकारियोस के लिए एक कैंप में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां झुग्गी झोपड़ियों के युवा पुरुषों को हिटमैन बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वह उनमें से 2 को काम पर रखता है। वे अपनी मोटरसाइकिल पर शहर में घूमते हैं, मंत्री की कार के पास पहुंचकर उसे करीब से गोली मार देते हैं और फिर तेजी से भाग जाते हैं। वर्जीनिया का टेलीविजन शो एक विशेष रिपोर्ट के लिए बाधित होता है और यह वही है जो राष्ट्र को मंत्री की हत्या की खबर देती है। जैसा कि विक्टोरिया प्रसारण देखती है और रोती है, वर्जीनिया बताती है कि राष्ट्रपति ने प्रत्यर्पण समझौते को सक्रिय कर दिया है। जवाब में पाब्लो अपने ऑपरेशनों को पनामा स्थानांतरित करता है। अब 1984 है। पनामा में कार्टेल सरकार द्वारा भेजे गए एक पूर्व राष्ट्रपति के साथ मिलता है ताकि बातचीत की जा सके। पाब्लो कर देने और अपने कुछ पैसे अमेरिका में स्थानांतरित करने के लिए सहमत होता है, बशर्ते उसे प्रत्यर्पित न किया जाए। पूर्व राष्ट्रपति कहता है कि वह अमेरिकियों से परामर्श किए बिना संधि को रद्द नहीं कर सकता। पाब्लो उसे चेतावनी देता है कि कोई समाधान ढूंढे, वरना युद्ध होगा। इस बिंदु से मामले और बिगड़ जाते हैं। पाब्लो अपने वादे को पूरा करने में विफल रहता है और उसका बेटा कोलंबिया के बाहर पैदा होता है। उसके अतीत को उजागर करने वाला संपादक मारा जाता है। वर्जीनिया को धमकी भरे फोन कॉल्स और पीछा किए जाने की शुरुआत होती है। एक रात वह घर आती है और पाब्लो को इंतजार करते हुए पाती है। वह जिम्मेदारी से इनकार करता है और उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह मानते हुए कि वह वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहा है, वर्जीनिया जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है तो पीछे हट जाती है और कमरे से चली जाती है। धमकाने वाले लोग पाब्लो की पहचान बन जाते हैं। वह एक जज की हत्या करता है, उसके घर पर एक ताबूत भिजवाकर और फिर झुग्गी झोपड़ियों में बंदूकें बांटना शुरू करता है। प्रत्येक मारे गए पुलिस अधिकारी के लिए नकद पुरस्कार की पेशकश करता है, जिसमें उच्च रैंक वाले अधिक भुगतान पाते हैं। शहर अराजकता में डूब जाता है क्योंकि अधिकारी लगातार मारे जाते हैं। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। प्रत्येक मारे गए अधिकारी के लिए झुग्गी झोपड़ियों से 10 किशोरों को मार डालती है। कोलंबियाई सरकार पाब्लो से निपटने के लिए एक विशेष इकाई स्थापित करती है। डीए शेपर्ड को इकाई के मुख्यालय का निरीक्षण करने के लिए भेजता है। प्रत्यर्पण संधि के प्रभावी न होने पर अमेरिकी अब उसकी गिरफ्तारी में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। वे फोन कॉल्स को ट्रेस करने और पाब्लो का पता लगाने के लिए एक उन्नत प्रणाली स्थापित करते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी के निवासी विभिन्न स्थानों से एक साथ कॉल करके उन्हें विफल कर देते हैं। हम वर्जीनिया को टीवी स्टूडियो में पाते हैं, जहां उनके बॉस उन्हें सूचित करते हैं कि उन्हें निकाल दिया गया है और उनकी जगह एक युवा महिला ने ले ली है। उनके इनकार के बावजूद वर्जीनिया को यकीन है कि यह पाब्लो के साथ उनके संबंध के कारण है। वह बाहर निकलते समय हंगामा करती है, पाब्लो का नाम लेकर अपने बॉस को धमकाती है। इमारत के बाहर शेपर्ड उसका इंतजार कर रहा है और उसे ड्रिंक के लिए ले जाता है। वर्जीनिया दावा करती है कि निकाले जाना एक आशीर्वाद है और उसे फ्लोरिडा में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। साथ ही वह शेपर्ड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है।
शेपर्ड उसकी प्रगति को ठुकरा देता है और उसके झूठ का पर्दाफाश करता है, यह कहते हुए कि अब कोई उसे नौकरी नहीं देगा। वह उसे पाब्लो को पकड़ने में मदद करने पर सुरक्षा की पेशकश करता है, लेकिन वह उसकी वफादारी बनाए रखती है। तभी वे सड़क के पार से एक कार को उन्हें देखते हुए देखते हैं। शेपर्ड अपनी हथियार के साथ बाहर भागता है, लेकिन कार तेजी से भाग जाती है। वर्जीनिया पाब्लो को फोन करके इस घटना की सूचना देती है और वह इनकार करता है कि वह उसका पीछा करवा रहा है। डरी हुई और गुस्से में वह उनके रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन काट देता है। हमें फिर पता चलता है कि पाब्लो किशोरियों का एक हरम रखता है, युवा लड़कियों को जिनके माता पिता ने उन्हें पैसे के लिए बेच दिया है। इनमें से एक लड़की की सूचना ही सर्च ब्लॉक को उसे ढूंढने के लिए पर्याप्त होती है। हेलीकॉप्टर पाब्लो के रैंच पर उतरते हैं, गोलीबारी शुरू करते हैं। उसके लोग जवाबी गोलीबारी करते हैं और पक्षियों का एक झुंड छोड़ते हैं, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पाब्लो भागने में सफल होता है और गायब हो जाता है। उसके सहयोगी व्यवसाय के भविष्य को लेकर चिंतित भी निशाना बनाए जाने और मारे जाने लगते हैं। पाब्लो को भगोड़ा रहना पड़ता है। 1988 में वह एक रेडियो स्टेशन को फोन करता है, सरकार के खिलाफ सर्वत्र युद्ध की घोषणा करता है और अपनी पहचान साबित करने के लिए स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देता है। इस बीच वर्जीनिया मियामी में एक टेलीविजन साक्षात्कार दे रही है। बाद में हवाई अड्डे पर पहुंचने पर FBI उससे उसका पासपोर्ट मांगती है। ठीक उसी समय उसे विनाशकारी खबर मिलती है। बोगोटा हवाई अड्डा एक मिड फ्लाइट विमान विस्फोट के कारण बंद कर दिया गया है। इन बम विस्फोटों के बाद जनता मांग करती है कि सरकार पाब्लो पर कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि और बम विस्फोटों के बाद जनता की राय बदल जाती है और लोग सरकार से उसकी मांगों को मानने की मांग करते हैं। अमेरिकी दूतावास में शेपर्ड को एक अन्य एजेंट से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो विमान बम विस्फोट के बचे हुए यात्रियों की सूची की जांच कर रहा है। शेपर्ड राजदूत से पाब्लो का पीछा करने की अनुमति मांगता है, केवल यह पाता है कि पाब्लो का वकील पहले से ही वहां है, उसके आत्मसमर्पण की शर्तों को अंतिम रूप दे रहा है। 1991 में प्रत्यर्पण संधि को समाप्त कर दिया जाता है और पाब्लो आत्मसमर्पण करता है, इस शर्त पर कि वह अपनी जेल को डिजाइन कर सकता है। उसकी अपनी जमीन पर एक कस्टम सुविधा बनाई जाती है, लेकिन यह सामान्य जेल से बहुत दूर है। इसमें शानदार सुविधाएं हैं, जिसमें एक सॉकर फील्ड भी शामिल है। वह वहां से अपना साम्राज्य चलाना जारी रखता है, शराब और महिलाओं के साथ पार्टियां आयोजित करता है और रविवार को अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन करता है। एक ऐसे ही दोपहर के भोजन के दौरान उसकी बेटी उल्लेख करती है कि उसकी मां कहती है कि वह जा नहीं सकता और अक्सर रोती है। चुनौती महसूस करते हुए पाब्लो अपनी बेटी को उठाता है, यह घोषणा करते हुए कि वह उसे आइसक्रीम के लिए ले जा रहा है। शुरुआती गार्ड डर के मारे दरवाजे खोल देते हैं। हालांकि जब वह बाहरी गेट तक पहुंचता है, वहां के गार्ड उस पर हथियार तान देते हैं। पाब्लो आंसुओं में टूट पड़ता है, क्योंकि विक्टोरिया हस्तक्षेप करने और उनकी बेटी को वापस लेने के लिए प्रकट होती है। इस बीच वर्जीनिया का जीवन बर्बाद हो चुका है। सभी मीडिया आउटलेट्स द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने और उसके विज्ञापन अनुबंध समाप्त होने के कारण उसे अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ता है। वह एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में चली जाती है, जहां फर्स्ट लेडी रहती है, यह उम्मीद करते हुए कि आधिकारिक सुरक्षा उसे भी बचाएगी। एक नया फोन नंबर धमकी भरे कॉल से अस्थायी राहत प्रदान करता है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। वह अंततः पाब्लो से उसकी जेल में मिलने जाती है, ताकि पूछ सके कि क्या वह आखिरकार सुरक्षित महसूस कर सकती है, और यह अनुरोध करने के लिए कि वह सार्वजनिक रूप से उनके अलगाव की घोषणा करे ताकि धमकियां बंद हो जाएं। यह तर्क देते हुए कि वह उसके करियर के बर्बाद होने के लिए जिम्मेदार है, वह यूरोप में स्थानांतरित होने के लिए पैसे की मांग भी करती है। जब पाब्लो उसके अनुरोध को अस्वीकार करता है, वह संकेत देती है कि वह जो जानती है उसके साथ पुलिस के पास जाएगी, लेकिन वह उसे जल्दी से डराकर अपना खतरा वापस लेने के लिए मजबूर करता है। 1952 में पाब्लो 2 सहयोगियों को बुलाता है जो उसका पैसा बकाया है। जब वे भुगतान करने से इनकार करते हैं, वह उन्हें मार डालता है। ये हत्याएं सार्वजनिक हो जाती हैं, जिससे सरकार को सहायक के रूप में फंसाया जाता है। पाब्लो को सैन्य जेल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है। हालांकि जब तक अधिकारी उसकी सुविधा पर पहुंचते हैं, वह पहले ही गायब हो चुका है। उसके कमरे में इलेक्ट्रिक बार्ड का स्विच था। पाब्लो एक दूर दराज के इलाके में एक छोटे से घर में छिप जाता है। उसके लोग उसे सूचित करते हैं कि वह जनता का समर्थन और विश्वसनीयता खो रहा है। अगर वह अपने साझेदारों को मार सकता है, तो वह किसी को भी मार सकता है। पाब्लो जोर देता है कि यह गलती नहीं थी, लेकिन यह एक घातक गलती थी। पाब्लो के पूर्व सहयोगी क्षमादान के बदले सरकार के साथ सहयोग करना शुरू करते हैं। दर्जनों नार्कोस जो उसका विरोध करने के लिए उत्सुक हैं,
जेल से रिहा किए जाते हैं और सरकार की ताकतों के साथ मिलकर वे एक घातक सतर्कता दस्ता बनाते हैं। वे पाब्लो से कभी भी जुड़े किसी भी व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से खत्म करना शुरू करते हैं, प्रत्येक शव के साथ एक नोट छोड़ते हुए जिसमें लिखा होता है पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करने के लिए। यह नया खतरा वर्जीनिया को गंभीर खतरे में डाल देता है। एक दोपहर जब वह एक पॉन शॉप में अपने गहने बेच रही होती है, डेथ स्क्वाड हमला करता है। वह केवल इसीलिए बच जाती है क्योंकि दुकान की खिड़की बुलेट प्रूफ है। इस बीच पाब्लो अपने परिवार के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में छिपा हुआ है। अपनी बेटी से बात करते समय वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है। वह उसे बताती है कि उनकी बेटी को स्कूल के नाटक में भाग लेने से रोक दिया गया है क्योंकि अन्य माता पिता डरते हैं कि पाब्लो स्कूल पर बमबारी कर सकता है। यह स्वीकार करते हुए कि यह उनके लिए बहुत खतरनाक हो गया है, पाब्लो विक्टोरिया को बच्चों को लेकर देश छोड़ने का निर्देश देता है ताकि वह स्थिति को हल कर सके। इस बीच वर्जीनिया शेपर्ड से मिलने दूतावास जाती है, अब सहयोग करने के लिए तैयार है। वह खुलासा करती है कि पाब्लो की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार है और सलाह देती है कि उन्हें कोलंबिया छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी अनुपस्थिति पाब्लो से विनाश की एक नई लहर को ट्रिगर करेगी। शेपर्ड इस जानकारी को अपने वरिष्ठ के सामने पेश करता है जो मौजूदा सौदे को तोड़ने में हिचकता है। हालांकि शेपर्ड अपनी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि परिवार का उपयोग पाब्लो को बाहर निकालने के लिए चारा के रूप में किया जाए और उसका बॉस सौदे को रद्द करने के लिए सहमत होता है। अब साल 1933 है। पाब्लो के परिवार को जर्मनी में प्रवेश से इनकार कर दिया जाता है और उन्हें कोलंबिया वापस भेज दिया जाता है। डीए उन्हें हिरासत में लेता है और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुरक्षित करता है जिसे उन्होंने आने वाले कॉल्स की निगरानी के लिए एक ऑपरेशन सेंटर में बदल दिया है। पाब्लो को न्यूज से उनकी स्थिति का पता चलता है और वह उनकी जांच के लिए कॉल करता है। जैसे ही वह उन्हें बचाने का वादा करता है, उसे एहसास होता है कि लाइन टैप की गई है और वह सुन रहे अधिकारियों पर गालियां और धमकियां देने लगता है। विक्टोरिया उससे फिर से कॉल न करने की विनती करती है, लेकिन वह उसकी विनती को अनदेखा करता है और फोन काट देता है। हालांकि प्रलोभन बहुत ज्यादा है और कुछ ही क्षणों बाद पाब्लो फिर से कॉल करता है। अधिकारी उसकी लोकेशन का पता लगाने में सफल हो जाते हैं और एक टीम भेजते हैं। जब वह अपने बच्चों से बात कर रहा होता है, पहले अपनी बेटी से और फिर अपने बेटे से, जिसे वह यह सिखाता है कि जब सब खत्म हो जाए तो प्रेस से क्या कहना है, वह एक खिड़की के खिलाफ झुक जाता है जिससे पुलिस को उसका ठिकाना साफ दिखाई देता है। पुलिस उस इमारत पर धावा बोलती है जबकि वह अभी भी फोन पर है। पाब्लो उन्हें आते हुए सुनता है लेकिन रिसीवर भी नहीं छोड़ता क्योंकि वह और उसका सहयोगी अपनी बंदूकें पकड़कर खिड़की की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा उड़ा दिया जाता है, वे छत पर कूद जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे मौके पर ही गोली मारकर मारे जाते हैं और उसका बेटा फोन पर पूरी घटना सुनता है। दूसरे कमरे में डीए एजेंट अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वर्जीनिया उदास दिखाई देती है। शेपर्ड उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आता है। फिल्म एक फ्लैशबैक के साथ समाप्त होती है जिसमें वर्जीनिया की सहयोग की शर्तों के बारे में बातचीत दिखाई देती है। वह स्वीकार करती है कि वह पाब्लो से प्यार करती थी लेकिन एस्कोबार से नफरत करती थी और वह एक फेडरल जज से बात करने के लिए सहमत होती है। आखिरकार पाब्लो हमेशा चाहता था कि वह उसकी कहानी सुनाए, उसने बस यह नहीं बताया कि किसे। ऐसे और रिकैप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्षम करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।